सुप्रभात छात्रों मित्रों, मैं मलिक रियाज फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सर्व का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हमने 16वीं इकाई देखी, अब हम 17वीं इकाई देखने वाले हैं जिसका नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी। जिसके लेखक हम कवि देखेंगे तो जिसके कवि है उदय प्रकाश, जिनका जन्म 1952 में हुआ था। 8वें दशक के कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल अब अनूपपुर जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। उदय प्रकाश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी भी कहते हैं, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। वे स्नातक कक्षा के विज्ञान के छात्र रहे। वो स्नातक कक्षा तक यानी कि बीए तक उन्होंने विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया और उसके बाद उन्होंने आर्ट्स लेकर एमए किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया। कुछ वर्ष दिनमान एवं पूर्वग्रह पत्रिका में संपादन का भी काम किया। समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। समकालीन हिंदी कविताओं के में नई अगर पहचान उपस्थित करने के लिए अगर कोई युवा कवियों में याद किया जाए तो वो उदय प्रकाश को याद किया जाता है। जीवन और समाज में यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर तथा रात में हारमोनियम। उनके कहानी संग्रह है दरिया घोड़ा, तीरच और अंत में प्रार्थना तथा पोल गोमेरा का स्कूटर। देश विदेश की अनेक भाषाओं का अनुवाद किए, पट कथा लिखी, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का भी निर्माण उन्होंने किया है। उन्हें भारत भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ओम प्रकाश सम्मान भी प्राप्त किया है। श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्ति बोध सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है। जो होनहार बच्चे होते हैं उनका जीवन कैसे निर्माण होता है उसकी कथा यहाँ पर दी गई है। जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके संस्कार के जो माध्यम है वो माध्यम दीदी बनी हुई है और दीदी के बारे में ये बच्चों के व्यक्तित्व में क्या बातें हैं वो यहाँ पर कवि ने निर्देश किया है। उन्होंने दीदी कभी पीपल की छाँ सी, कभी ढिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी तो कभी चट्टान के विश्वास सी प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। हारिल एक पक्षी होता है हरे कलर का, उस पक्षी की तरह उन्हें हारिल भी बनना मंजूर है। यह कविता सार्थकता बताती है। तो देखेंगे हम छात्र मित्रों कि इस कविता में दीदी के बारे में क्या कहा गया है। तो पीपल होती तुम पीपल दीदी। जो बचपन के जो बच्चे हैं वो बच्चे कह रहे हैं और जो भाई है उनके और भाई उनको कह रहे हैं कि पीपल होती तुम पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारे खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। यानी कि जो पक्षी के स्वरूप में हारिल पक्षी है, अगर पीपल का वृक्ष आप होती दीदी और आपकी हरी टहनियाँ जब होती, यानी कि आपके जो टहनियाँ यानी कि जो डालियाँ है वो डालियाँ अगर होती तो उस पर हम हारिल पक्षी बनकर बसेरा करते। हारिल एक हरे रंग की चिड़िया होती है जो प्रायः अपने चंगुल में तिनका लिए रहती है। हारिल एक पक्षी के नाम के अनुसंधान में यहाँ पर कवि ने कहा है। तो दीदी की यहाँ महत्ता बताते हुए कवि कह रहे हैं कि अगर पीपल होती तो हम हारिल बनकर आपके पास आपके जो टहनियाँ है उस टहनियों पर अपना बसेरा बना लेते। हारिल होते हैं हमारी तरह ही घोंसले नहीं बनाते कहीं।
हारिल होते ही ऐसे है। हारिल पक्षी की ये विशेषता है कि वो कभी कहीं घोंसले बनाते नहीं, बसते नहीं कभी, और कभी भी वो बसते नहीं। यहाँ पर ये निर्देश है कि दीदी आपने हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे प्रकाश फैलाए हैं, मगर हम आपके पास रहने वाले नहीं हैं। फिर भी कहते हैं कि हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। और हारिल पक्षी कैसे हैं कि दूर पहाड़ों से हारिल पक्षी आते हैं, कई समय तक रहते हैं, घोंसला कभी बनाते नहीं, फिर वापस दूर पहाड़ों से आते हैं और दूर जंगलों में उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर, और पीपल की छांव में तुम्हारी तरह ही जो दोपहर है, वो दोपहर हमेशा ठंडी लगती है। पीपल के जो छाया होती है वो हमेशा ठंडी रहती है। दो ही ऐसे वृक्ष हैं जिसके छाया बहुत शीतल होती है, जिसमें एक तो नीम का पेड़ है और दूसरा है पीपल का। तो पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर, डिबरी सी दीदी तुम हमारे बचपन की आचार का तलछट तेल। डिबरी यानी कि एक दिया जिसमें से एक मिट्टी का तेल लगाकर एक छोटा सा दिया बनाया गया होता है। डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल, अपनी कपास की बाती से सोख कर जलती रही। और अपनी कपास की बाती, जैसे कि दिए के अंदर कपास की जो लो होती है और वो लो हमेशा जलती रहती है, मगर उजाला वो हर दम पूरे घर में फैलाती है, वैसे ही दीदी आपने हमारे जीवन में एक उजाला फैलाया है। हमने सीखे थे पहले पहल अक्सर और अनुभव से भरे किस्से, और हमने जब भी यानी अक्षर ज्ञान मिला, हमें जब भी हमें अक्षर ज्ञान मिला तो हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभव से भरे किस्से, तुम्हारी उजली सांस से के स्पर्श में, और तुम्हारे उजली सांस के स्पर्श से हमें अक्षर ज्ञान भी हमें आपने ही दिलाया था दीदी, इसलिए हम आपको नहीं भूल पाते। और आगे कहते हैं, जलती रही तुम्हारा धुआं सोखती रही, घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए। और जैसे आप जलती रही, हमारे लिए हमेशा तत्पर रहती रही, और तुम जलती रही, और तुम में से निकलता धुआं और गूंगी दीवारें छप्पर और तिनके धुंधले होते गए। और जो आपसे जो धुआं निकलता गया, उससे आप जो घर का माहौल है, वो घर के जो दीवारें और छप्पर है, वो धुंधले होते गए। आगे कहते हैं कवि कि और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे, और तुम्हारी कठिन जो रोशनी थी, उस रोशनी में हम थोड़े थोड़े बड़े होते गए। नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उच्छा में छुपते, कभी बूंद लेते। और अगर आप नदी होती दीदी, अगर आप नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की कभी बूंदे लेते, सीप बन किनारों पर चमकते। और अगर तुम नदी होती तो हम आपकी मछलियां बनते और आपके साथ रहते, और किसी चमकदार लहर की उछा में छिपते, और किसी चमकदार ऐसी लहरों में हम छुप जाते, कभी कभी बूंदे लेते, सीपी बन किनारों पर चमकते, और कभी कभी हम सीप बनकर किनारे पर चमकते। और आगे कहते हैं कवि के, चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर से ठोस पत्थरों जहाँ कोई सोता नहीं निजरता, हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ते थे पतंग। और चट्टान थी दीदी तुम हमारे लिए, क्योंकि एक जो हमें सहारा जो किसी का मिला हो, वो सहारा आपने दिया। तो चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थरों में जहाँ कोई सोता नहीं निजरता, हम ही पैदा करते थे हलचल, कभी उड़ते थे पतंग जैसे। और हमें आसमान में उड़ना भी आप ही ने सिखाया था दीदी। और आगे कहते हैं कवि कि चट्टान थी तुम, और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी, उड़ते तुम्हारे भीतर। और
हमारे जो उड़ने की जो अंदाज था वो अंदाज में भी तुम ही थे दीदी। और तुम्हारी चढ़ती उम्र और आपकी जो उम्र है वो बढ़ती गई और सभी से छोटे हम थे और हम तुम्हारे भीतर उड़ते रहे। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मलदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। और ये जो शैशव का जो काल है वो शैशव का काल यहाँ पर कवि बताते हुए कहते हैं कि वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, वहाँ पर हमारे लिए झूले बनाए गए, हमारे लिए खिलौने लाए गए, गुड्डे रखे गए हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारे खातिर, अच्छे अच्छे पकवान हमारे लिए पका हुआ करता था। और मालदह का एक अर्थ ये भी है कि पका हुआ जो आम है वो पका हुआ आम भी हमें हमारी खातिर तुम लाया करती थी दीदी। हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी और हम जहाँ खिलौने से खेलते थे वो हमारी गेंद भी वहाँ गुम हो चुकी थी। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। और एक नई दुनिया तुम्हारी आ गई और उस नई दुनिया में आप वहाँ रहती होगी, फिर भी हमारी जो खिलौने हैं, हमारी जो गेंदें हैं वो गेंदें वहीं, या फिर होंगे हमारे पतंग या खिलौने और हमारे पतंग और खिलौने आपके पास वहाँ आते होंगे। आगे कहते हैं अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की, यानी दीदी का लग्न हो गया और इसी कारण कहते हैं आगे कवि कि अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चिन्हता होगा पहले पहल अक्षर, सुनता होगे किससे और यूँ दुनिया को समझता होगा। और आप नई दुनिया में चले गए और वहाँ के आंगन का आप दीप बन चुके और वहाँ कोई नया बचपन आया होगा, नया बचपन चिल्लाता होगा, नया बचपन को नया पहला अक्षर आप सिखाती होगी, सुनता होगा नए किस्से और दुनिया को समझाता होगा। हमारा क्या है दीदी री हारिल है हम, आएंगे बरस दो बरस में कभी, यानी कि हमारा तो क्या है दीदी, आपके घर हम कभी आएंगे, जब आप ससुराल में रहोगी तब आपके घर हम कभी कभी आएंगे, वो भी कब, बरस दो बरस में कभी, 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और 2-4 दिन मेहमान सा रहकर आपके ससुराल में हम आएंगे और थोड़े दिन रहकर मेहमान सा बनकर फिर से हम उड़ लेंगे। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, और ना तो हमने कभी हमारे घोंसले बनाए हैं, ना हमारा कोई ठिकाना बनाया है। कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही, और कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। तो यहाँ पर एक दीदी की भावनाओं को और समझाते हुए, जैसे एक भाई कुछ समझाता हो या छोटे बहनें कुछ समझाती हो, उस अंदाज में यहाँ पर कवि ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो अगले लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे छात्र मित्र, वहाँ तक मुझे आप इजाज़त दीजिए। आभार, धन्यवाद।